हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस प्लेलिस्ट में आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप सेमेस्टर सेकंड में हैं, आपका सब्जेक्ट होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर सेमेस्टर फिफ्थ में बाकी यूजी कोर्सेज बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के अलावा, तो आपका ये फंडामेंटल ऑफ HRM के नाम से सब्जेक्ट होगा, जो कि आप जेनरिक इलेक्टिव में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो अगर आप MBA में हैं या BBA में हैं या कोई भी जिसमें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स कवर होते हैं सब सिलेबस में आपके, तो ये आप प्लेलिस्ट आपके लिए है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर था 13, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसे होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सब। फिर आता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक कनेक्शन है बिटवीन द वर्कर और मैनेजर जो वर्क प्लेस पे होते हैं। मतलब एम्प्लॉयर जो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और एम्प्लॉय जो उस एम्प्लॉयमेंट में जो जॉब है उसको परफॉर्म करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, इसका मतलब है कि एक कनेक्शन है वर्कर्स और मैनेजर के बीच में, उनकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पर। फिर आता है बोथ डिपेंड होता है एक दूसरे पे। ये नहीं, ये जो रिलेशनशिप है ये नहीं कि वन साइडेड हो, मतलब कि सिर्फ एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है तो दोनों को इसमें इक्वली इन्वॉल्व होना होगा। दोनों पे डिपेंड करता है रिलेशनशिप टू हेल्प द कंपनी सक्सीड, ताकि ये दोनों अपना अपना पार्टिसिपेशन करें और इस रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कंपनी जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सके। फिर आता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो हैप्पियर एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपने मैनेजर से, अपनी कंपनी से बहुत हैप्पी हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। बेटर वर्क मिल रहा है उनको और उनको ग्रोथ भी मिल रही है उनके बिजनेस में। इसका मतलब होता है कि समवन एक्सेप्ट अ पेड जॉब अंडर द सर्टेन टर्म्स। इसका मतलब है कि किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो उसे जॉब मिल रही है उसकी जो जो कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आता है नीड फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो ज़रूरी है इसलिए ताकि ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना रहे। ये दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा कि मतलब ये दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे और अच्छे वर्क प्लेस पे अच्छे से ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव पे काम कर रहे होंगे। दोनों की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉय की भी। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अच्छे से दोनों रहेंगे तो जो एटमॉस्फेयर है वो फ्रेंडली होगा। तो इससे होगा, अब एटमॉस्फेयर फ्रेंडली है तो इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। फिर आता है टीम वर्क। जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो उससे वो टीम वर्क में काम कर पाएंगे। जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से मतलब हार्ड करेगा और साथ में जब वो फील करेगा वैल्यूड। तो एम्प्लॉय जो है वो जब टीम वर्क में मतलब जो काम है वो टीम में करेंगे वो परफॉर्म, तो एम्प्लॉयर अच्छे से काम करेगा और अपने आप को वैल्यूड भी फील करेगा जब उनको टीम वर्क में लिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को। फिर आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये लॉन्ग टर्म जो एम्प्लॉयज़ होते हैं समझ सकते हैं कंपनी के जो रूल्स हैं और उनका बेटर मतलब कि वर्क किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये रिलेशनशिप अच्छा हो ताकि अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में बेटर हो सके। फिर आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जब हम एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखते हैं, मतलब उनको मोटिवेशन देते हैं, तो वो अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाते हैं और इससे जो कंपनी की जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें उनको जब अब वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो सेल्फ डेवलप्ड रहेंगे, तो इसका मतलब वो खुद सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड भी रहेंगे, उनकी स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। तो जो कंपनी है उसको ट्रेनिंग पे कम खर्च करने की ज़रूरत होगी, तो इससे जो कंपनी का जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। फिर आता है फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट। तो अब जब हेल्थी रिलेशनशिप होगा तो जो वर्क प्लेस पे डिस्प्यूट्स होते हैं और जो भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं वो नहीं होंगे जब अच्छा रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में। फिर आता है बेटर प्रोडक्टिविटी। जो वर्कफोर्स का दोनों, अगर वर्कफोर्स एक गुड वर्कफोर्स होगी, मतलब अच्छे से लोग काम करेंगे, तो ये बेनिफिट है पूरी कंपनी का, तो उनकी जो कंपनी की है प्रोडक्टिविटी बेटर होगी।
फिर आता है फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब क्या क्या फीचर्स हैं एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के। फर्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। ये जो रिलेशनशिप है ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, मतलब ये जब ही एग्जिस्ट होगा जब दोनों के बीच में एक जॉब होगी, दो पार्टीज़ के बीच में जब जॉब होगी ये रिलेशनशिप तभी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब एम्प्लॉयर जॉब प्रोवाइड कर रहा है और एम्प्लॉय जो है जॉब को परफॉर्म कर रहा है तो दोनों के बीच में एक जॉब है जो कॉमन प्लेस है जो दोनों को एक रिलेशनशिप में लेके आई है। फिर आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन। ये जो है एक पर्सन से भी हो सकता है और साथ में होल यूनियन से भी हो सकता है। अब जो एम्प्लॉयर है वो तो सिंगल है, बट जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी सारे हैं, तो ये इंडिविजुअल भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो सकता है और साथ साथ एक ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप रिलेशनशिप भी। जैसे कि अगर मैनेजर जो है उसके अंडर में 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो जो एम्प्लॉयर है मतलब मैनेजर है और जो वो 10 एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, तो ये है ग्रुप रिलेशनशिप होगा उनका। फिर आता है कॉम्प्लेक्स। तो इसका ये फीचर है कि ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयर्स और आपके यूनियंस और गवर्नमेंट इसके अंदर सब इन्वॉल्व होते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एम्प्लॉयर सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ एक मैनेजर से कनेक्ट है, वो कंपनी से, वो गवर्नमेंट से, एम्प्लॉय सबसे एक रिलेशनशिप में है। फिर आता है एवर चेंजिंग। इसका मतलब होता है कि हमें अडेप्ट करते रहना चाहिए जो इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस होते हैं। जैसे हमें पता है हमारे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनेमिक है, तो उसके लिए जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एक एवर चेंजिंग है, मतलब ये अडॉप्ट कर लेता है जो भी इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस होते हैं उस अकॉर्डिंगली। फिर आता है सोशल इन नेचर। ये बेस्ड होता है म्यूचुअल बिहेवियर पे और एटीट्यूड्स पे। सोशल इन नेचर का मतलब होता है कि हमारे म्यूचुअल बिहेवियर पे डिपेंड होता है ये रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉय नहीं चाहेगा अपने मैनेजर से अच्छे से रिलेशनशिप क्रिएट करना तो वो कभी नहीं कर पाएगा एम्प्लॉयर, क्योंकि ये म्यूचुअल बिहेवियर पे डिपेंड है। मतलब अगर दोनों ही खुद से चाहेंगे कि अगर हमें अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के लिए वर्क करना है और कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के लिए वर्क करना है तो हमें अच्छे से जो एक पीस मेंटेन करनी होगी और हर ऐसी चीज़ों पे हमें एग्री करना होगा जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, जो एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। फिर आता है हार्मोनी फोकस। इसमें फोकस किया जाता है हार्मोनी पे, मतलब इसमें जो है रूल्स और जो टॉक्स होती हैं वो शांति से पीसफुली जो है इसको प्रोसेस किया जाता है। मतलब दोनों एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो हैं दोनों पार्टीज़ वो इस चीज़ में एग्री होती हैं, जो पीसफुल एग्रीमेंट्स होते हैं वो रूल्स बना लेती हैं कि इस तरीके से, और वो बातें करती हैं और जो भी बार्गेनिंग होती है उसके बेसिस पे वो दोनों एग्री हो जाते हैं। तो मतलब ये रिलेशनशिप एक हार्मोनी फोकस्ड होता है जिसमें वो शांति से रूल्स डेवलप कर लेते हैं। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब क्यों ज़रूरी है ये एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, किस लिए ज़रूरी है? सबसे पहला तो यही है कि वो बेटर वर्क एनवायरनमेंट होगा। अगर दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बेटर वर्क एनवायरनमेंट होगा, इसमें जो एम्प्लॉय है वो फील कर पाएगा कॉन्फिडेंट और बेटर परफॉर्म कर पाएगा। फिर आता है लॉयल एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयर उनके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छा उनका रिलेशनशिप होगा तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत लॉयल रहेंगे अपनी कंपनी के लिए, अपने जो एम्प्लॉयर है उसके लिए। तो गुड रिलेशनशिप होता है तो जो एम्प्लॉय हैं उससे बचते हैं वो छोड़ने से, इस रिलेशनशिप मतलब इसी कंपनी को वो छोड़ने से बचते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता है कि वो कंपनी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, अच्छे से जो एम्प्लॉयर है उनका अच्छे से बिहेव करता है, उनका ध्यान रखता है, तो वो एम्प्लॉय भी बहुत लॉयल होंगे, वो कंपनी को कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर आता है फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट। जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है तो जब उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वो जो है कॉर्पोरेशन और टीम वर्क में काम कर पाएंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके बहुत कम हो जाएंगे, जिससे पीसफुल वर्क प्लेस क्रिएट होगा। फिर आता है हाई मोरल। जब एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं तो उनका मोरल मतलब वो बहुत मोटिवेटेड रहेंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। फिर आता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। वो हेल्प करते हैं, ये जो इम्पॉर्टेंस है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप की, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देती है, क्योंकि ये हेल्प करती है। ये नहीं कि आज हम अपने मैनेजर से अच्छे से बिहेव करेंगे, एम्प्लॉय से अच्छे से बिहेव करेंगे सिर्फ आज के लिए, ये हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, क्योंकि इसके अंदर ये हमें हेल्प मिलती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए और कॉस्ट भी सेव होती है टाइम टू टाइम। फिर आता है हमारा कंपोनेंट्स क्या है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में। सबसे पहला तो मतलब इसमें कंपोनेंट क्या है, मतलब कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, ऐसा कौन से कंपोनेंट्स है। पहला आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो पर्सन है जो फोकस करता है प्रोडक्टिविटी पे, कंट्रोल करता है जो, और समटाइम्स ब्रेकिंग यूनियन। तो एम्प्लॉयर वो पर्सन है जो फोकस करता है कि कैसे कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए।
एम्प्लॉयर को हम ये भी कह सकते हैं, जो एक पर्सन को जॉब प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। जो फोकस मेनली उसका ये होता है कि वो कंपनी के बेनिफिट में वर्क कर सके और अच्छे से जो अपने एम्प्लॉयज़ उनको कंट्रोल कर सके। और फिर आते हैं वर्कर्स। वर्कर्स कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं एम्प्लॉय, जो उस एम्प्लॉयमेंट को परफॉर्म करते हैं, जो उस जॉब को परफॉर्म करते हैं जो मैनेजर और जो एम्प्लॉयर उनसे कराता है। फिर आता है वो चाहते हैं कि उनकी जो है वर्किंग कंडीशन बेटर हो, जिस जॉब में वो काम कर रहे हैं वो जॉब बहुत अच्छी हो, अच्छे से बहुत बेटर कंडीशन हो उनकी। फिर आता है शेयर इन डिसीजन, कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं कंपनी के, जो भी मैनेजर, ये नहीं कि उनसे बस कोई पूछा नहीं और अपना डिसीजन लिया और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर वो छोड़ दिया कि अब आपको, हमने डिसीज़न ले लिया, अब आपको परफॉर्म करना है जैसे भी। बट एम्प्लॉई ये चाहता है हमेशा कि उसका जो है डिसीज़न जो है वो भी पूछा जाए, कि उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लिया जाए, उनका भी उसके अंदर शेयर हो उस डिसीज़न में, उनके अकॉर्डिंग भी वो सोचा जाए। फिर आता है वो सपोर्ट करना चाहते हैं यूनियंस को। फिर आता है जो यूनियंस होती हैं, मतलब ग्रुप होते हैं जो वर्कर्स की बेनिफिट में वर्क करते हैं, तो वर्कर्स ये चाहते हैं कि उनको सपोर्ट मिले। बट ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजर है, वो ये चाहता है कि ये जो यूनियन है वो टूट जाए, ताकि जो मैनेजर है वो कंट्रोल कर सके। फिर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस रिलेशनशिप में, जो कि प्रोटेक्ट करती है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय के राइट्स को लॉ बना के। अगर कोई भी लॉ नहीं होगा तो एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से काम करेगा और एम्प्लॉयर अपनी मर्ज़ी से काम करेगा। तो ये इस रिलेशनशिप को गवर्नमेंट मेंटेन करती है लॉज को बना के, सही लॉ बना के, ताकि जैसे कि 8 आवर्स काम करना है एक एम्प्लॉय को, तो ये एम्प्लॉयर को भी पता है कि 8 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकता, और ये एम्प्लॉय को भी पता है। अगर ये कोई टाइम गवर्नमेंट इसमें लॉ नहीं बनाती और एम्प्लॉयर का जो मन करता वो उसको 12 आवर्स के लिए बोल देता कि आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 12 आवर के लिए काम करना है, तो ये एम्प्लॉय के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता और एम्प्लॉयर सिर्फ अपना बेनिफिट देखता, तो ये एक तरीके से रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें गवर्नमेंट लॉ बनाती है ताकि इन दोनों का रिलेशनशिप पीसफुली चलता रहे और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके उसे। फिर आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। ऐसे कौन से फंडामेंटल्स हैं जो ये रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो फंडामेंटल्स, जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छा बनेगा और कंपनी के बेनिफिट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फर्स्ट आता है रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो दोनों पार्टीज़ में रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। सबसे पहला तो काम यही है कि उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैनेजर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ की मतलब स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस के बारे में नहीं पता, तो वो अच्छे से उनसे काम नहीं करा पाएगा। अगर वर्कर्स जो हैं वो जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, वो ऐसा वर्क है कि भाई टायर्ड हो जाते हैं, तो उस वजह से एम्प्लॉय को भी उनको ब्रेक देने चाहिए, ताकि वो अपना आपस में मिलके वो डिस्कस कर सकें। जो लंच ब्रेक होते हैं, टी ब्रेक होते हैं, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे जो है ब्रेक्स प्रोवाइड करते रहना चाहिए। इससे ये समझना, मतलब इसका ये फंडामेंटल है कि सबसे पहले एम्प्लॉयर को समझना चाहिए और एम्प्लॉय को भी समझना चाहिए, उसका मैनेजर उनको कंपनी के लिए जो भी काम दे रहा है वो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से दे रहा है। फिर आता है क्लियर कम्युनिकेशन। जो क्लियर कम्युनिकेशन भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयज़ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाएंगे एम्प्लॉयर को, तो वो कंपनी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाएंगे, तो वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना आइडिया शेयर करें, जो भी उनको एम्प्लॉयज़ को आइडिया आ रहा है अपने एम्प्लॉयर को शेयर करें, और साथ साथ उनका फीडबैक लें फ्रीली विदाउट हेजिटेशन। फिर आता है नो बायस। जब प्रोफेशनल होते हैं तो हम अवॉइड करते हैं फेवरेटिज्म। इसका मतलब होता है कि बायसनेस नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि एक एम्प्लॉय के अंदर, एक मैनेजर के अंडर में 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कि किसी 5 एम्प्लॉयज़ को उसे बहुत ज़्यादा फेवर करता है, उनको काम देता है, बाकियों को ज़्यादा देता है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर को। तो इसका मतलब है नो बायस। इसका मतलब कि प्रोफेशनल रहें, कोई इसके अंदर ये नहीं कि ये फेवरेट है वो फेवरेट है, तो अवॉइड करें उस चीज़ को। तो इससे ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी बनेगा। फिर आता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब है जब एम्प्लॉयज़ कोई अच्छा काम करें, वो एम्प्लॉयज़ जब अच्छे से जो भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो अच्छे से प्रोवाइड करें, तो एम्प्लॉय को तारीफ़ मिलनी चाहिए उसके लिए कि उन्होंने अच्छा काम किया। जब भी वो अच्छा काम
करें, अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करें, तो उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए ताकि उनका मोटिवेशन इंक्रीज़, और जो बाकी एम्प्लॉयज़ है जो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए वो भी ये सोचे कि अगर हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमें भी अप्रिसिएशन मिलेगा सबके सामने, तो वो भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके रिलेशनशिप में। फिर आता है रूल्स। तो रूल्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रूल्स ही फेयर होंगे और लेबर जो लॉज होंगे वो अच्छे से फॉलो किए जाएंगे, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे डिस्प्यूट होगा, जिससे लीगली डिस्प्यूट होगा और ये रिलेशनशिप ख़राब होगा। तो ये हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए रूल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं एडवांटेज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम रिलेशनशिप एम्प्लॉयर जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं सारे, उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो इससे क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा है कि फ्यूअर फाइट्स, तो जो फाइट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, स्मूथली काम कर पाएंगे, तो जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। फिर आता है मोर आउटपुट। जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे तो उनके कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, मतलब वो आउटपुट ज़्यादा दे पाएंगे, अच्छे से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। जब वर्कर फील करेंगे कि वो कनेक्टेड है, कंपनी से कनेक्टेड है, उनके भी डिसीजंस की वैल्यू है इस कंपनी में, तो वो कनेक्टेड रहेंगे और सेटिस्फाई भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एंगेज रहेंगे उस कंपनी के डिसीजंस में, उसके मैनेजमेंट में। फिर आता है बेटर रिटेंशन। अगर वो लॉयल रहेंगे स्टाफ लंबे समय तक, और रिड्यूस होगी इससे हायरिंग कॉस्ट। अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी, अपने एम्प्लॉयज़ का अच्छे से ध्यान नहीं रखेगी, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा उस कंपनी का और उसके एम्प्लॉय के साथ, तो जो इस स्टाफ है वो लंबे समय तक उस कंपनी में वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से हायरिंग कॉस्ट बार बार बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें बार बार हायर करना होगा। तो अगर ये रिलेशनशिप अच्छा होगा तो इससे बेटर रिटेंशन होगा, कि अच्छे से कंपनी में लंबे समय तक एम्प्लॉय वर्क कर पाएंगे। फिर आता है इजी टास्क मैनेजमेंट। जब वर्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा स्किल्स के बेसिस पे और इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो वो इजी टास्क को डिवाइड कर पाएंगे और जो टास्क है वो इजीली परफॉर्म हो जाएंगे। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझता होगा, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझता होगा, तो वो उस बेसिस पे उनको काम डिवाइड कर देगा कि आपको इस काम में इंटरेस्ट है, आपको ये काम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर दीजिए। बाकी जिस पर्सन को जो जो काम पसंद है उसके अकॉर्डिंग वो सबसे करा लेगा। फिर आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब इसमें ओपन टॉक की जाती है और फिक्स किए जाते हैं उनके इश्यूज़ फास्टर। अगर एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को नहीं सुना जाएगा तो कंपनी में वो कैसे वर्क कर पाएंगे? अगर कंपनी उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनेगी, उनसे ओपन टॉक करेगी और फिर उस इशू को सॉल्व करेगी जल्द से जल्द। फिर आता है इक्वालिटी का मतलब है जो भी टीम बनाई जाएगी मतलब एक टीम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फेयर ट्रीटमेंट करें। अगर उस टीम हमने 50% की टीम बनाई है तो उसके अंदर ये नहीं कि हम कुछ लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकी के साथ अनफेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से इक्वालिटी नहीं होगी। तो हमें इक्वालिटी करने के लिए सबको अच्छे से बिहेव करना होगा, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा, सेम तरीके से बिहेव करना होगा, और ताकि वो टीम पूरी स्ट्रांग बन सके, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम सब एक जैसे हैं। तो इस तरीके से। फिर आता है कॉज ऑफ पुअर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।